नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लैब असिस्टेंट के लिए डेमो क्लासेस चल रही है हमारी। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं हमारी इस क्लास में, उसका नाम है रक्त। रक्त ये अपने परिसंचरण तंत्र का एक टॉपिक दिया है, उसमें भी है, ठीक है। और उत्तकों की बात करेंगे तो उसमें भी है। टोटली एनसीईआरटी से इसको पढ़ाया जाएगा और कुछ बातें एक्स्ट्रा भी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, या आप इसके आगे पीछे की बात भी बताइए बच्चों को। तो शुरू करते हैं बात रक्त की। रक्त क्या होता है? तो सर ये होता है रक्त। बात करें अपने ब्लड की, रक्त की, ठीक है। टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेजी वाली मैं यूज करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे हिंदी में। ब्लड जो रक्त है ये आपको पता है, इसमें आरबीसी भी होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी होती है, इसमें प्लेटलेट्स भी होती है। और आरबीसी का पूरा नाम आप अच्छे तरीके से जानते हो, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पल्स। ये क्या है? कोशिका। और हमारे ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं है या नहीं? आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है। और शरीर के जिस भाग में बहुत सारी कोशिकाएं होती है उस भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तक, टिश्यू कहते हैं कि नहीं कहते? अब ब्लड है वो क्या करता है, इसके कार्य क्या है? सोचिएगा कि हमारी पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन छोड़ा और ये हार्मोन कर रहा है हमारी थायराइड ग्रंथि पे काम, जो गले में है। अब पीयूष और थायराइड को कनेक्ट करने का काम किसका है? ब्लड का। हमारे शरीर के उत्तकों को ऑक्सीजन मिलती है या ऊर्जा मिलती है, किसकी वजह से? रक्त की वजह से। तो उत्तकों का और जहां से ऊर्जा मिल रही है उसका कनेक्शन कौन करवा रहा है? ब्लड। यानी कि एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। और शरीर का जो उत्तक जोड़ने का काम करता है उसे मैं क्या बोलता हूं जी? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। तो आपको पता चला कि रक्त उत्तक है। उत्तक भी हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, तंत्रिका, पेशी। 4 उत्तक होते हैं। उनमें से ये कौन सा है? संयोजी उत्तक। क्यों है? आपको बता दिया। अब संयोजी उत्तक भी 2-3 प्रकार के होते हैं। रक्त कौन सा होगा? जैसे अस्थि और उपास्थि भी क्या है? संयोजी उत्तक है, वो भी जोड़ने का काम करती है। हड्डियां, हड्डी की अवस्था और रक्त की अवस्था में अंतर है। हड्डी ठोस अवस्था में, रक्त है वो तरल अवस्था में है। तो रक्त संयोजी उत्तक कौन सा है? तरल संयोजी उत्तक। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, रक्त क्या है? रक्त उत्तक है। उत्तक कौन सा? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में कौन सा? तरल संयोजी उत्तक। क्यों है? इसके पीछे की पूरी बात आपको समझाते। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। रक्त है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो बात आई इसके कि ये ब्लड है क्या। उसके बाद एक चीज और ऐड कर देता हूं। पहला तरल संयोजी उत्तक है, दूसरा ये एक क्षारीय पदार्थ है, बेसिक नेचर होता है इसका। पीएच 7.4 होती है, आपको पता ही है। 7.3 से 7.4 तक रहती है, ठीक है। काम क्या है इसका? गैसों का, हार्मोन का, गैसों का, हार्मोन का, पाचक पदार्थों का जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है, परिवहन करना। ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिक बातें आप सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे इन पे, पता ही आप सभी को। अब आता है मेन अपना ब्लड। ब्लड का संगठन पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें, इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो रक्त है दोस्तों, इसके कितने भाग होते हैं? 2। एक छोटा सा चार्ट। पहला भाग है प्लाज्मा, और हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, इस प्लाज्मा को प्रद्रव्य भी कहते हैं, कई बार ये नाम आ जाता है।
और दूसरा भाग है हमारा संगठित पदार्थ। और इस संगठित पदार्थ में तीन चीजें आती है जो आपको याद रखनी है। पहली आपकी आरबीसी, दूसरी आपकी डब्ल्यूबीसी, तीसरी आपकी प्लेटलेट्स। इनके बारे में आज की क्लास में अपने अच्छे से अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी जो आपने शायद मेरे हिसाब से जिंदगी में पहली मर्तबा ही सुनी होगी, इतनी मेरे को उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्त के कितने भाग बताए आपको? दो। पहला भाग कौन सा? प्लाज्मा, या इसको क्या कहते हैं? प्रद्रव्य। दूसरा भाग संगठित पदार्थ, जो कि आगे फिर तीन भागों में डिवाइड होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कोई समस्या नहीं, करें आगे, होनी भी नहीं चाहिए, ये बात तो सभी को पता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की। तो दोस्तों प्लाज्मा जो होता है ना, वो होता है पीले रंग का पदार्थ। कौन से रंग का? पीले रंग का। अब बात आती है कि साहब पीले रंग का क्यों होता है? तो अपनी जो हड्डी होती है, अस्थि होती है जो हमारी, उस पर जालनुमा संरचना पाई जाती है। जैसे ये हड्डी है कोई भी, उस पर क्या होगी? जालनुमा संरचना। इसको कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ये बोन मैरो वो दो प्रकार का होता है, एक लाल अस्थि मज्जा और एक पीत अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जो हमारा प्लाज्मा है ये पीले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका निर्माण हड्डी में उपस्थित, अस्थि में उपस्थित येलो बोन मैरो, पीत अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। याद रखोगे ना, भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये रंगों का खेल है ना, ये बहुत अच्छा होगा लास्ट में जाके, ठीक है? प्लाज्मा पीले रंग का पदार्थ जो अस्थि में उपस्थित हड्डी में पीत अस्थि मज्जा से निर्मित होता है। अब पीत अस्थि मज्जा जो अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी है, येलो बोन मैरो। समझ में आई बात? अब प्लाज्मा जो होता है ना, ये रक्त के दो भाग बताए, एक संगठित पदार्थ और एक प्लाज्मा। अकेला प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। यानी कि आपसे पूछ ले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन होता है ब्लड में? तो हमारा प्लाज्मा। याद रखना इस बात को। प्लाज्मा है रक्त का कितना? 55% भाग निर्मित करता है। दोनों बातें समझ में? कचरा मैं बिल्कुल करवाता नहीं हूं, ना करवाऊंगा। जो बात हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी वही करवाऊंगा, ठीक है? वरना आप बहुत सारी हेल्प बुक देखते हो 1700-1800 पेज की, जिंदगी गुजर जाती है याद करने में, ठीक है? ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। प्लाज्मा दो ही बातें बताइए, पीले रंग का पदार्थ पीत अस्थि मज्जा से निर्मित होगा, रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाएगा? 55%। अब इस प्लाज्मा के संगठन में चलते हैं। तो प्लाज्मा में चलते हैं संगठन में। तो दोस्तों प्लाज्मा में 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी, जल, वाटर। और इसी प्लाज्मा में 6 से 8%
क्या पाई जाती है? प्रोटीन। जो मेन बात है वो है प्रोटीन। कि प्लाज्मा ने बनाया 55% भाग, इस 55% भाग में 90 से 92% क्या होगा? जल। 6 से 8% क्या होगी? प्रोटीन। अब आपको कि सर जो 1-2% कम हो गया वो, तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, या सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, HCO3 माइनस आयन, ये सारे होते हैं 1-2%, जो आपसे पूछेगा कभी भी नहीं। अब बात चल रही है प्रोटीन की। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? 6 से 8%। अब ये 6 से 8% प्रोटीन है ना, ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नाम लिख दूं? लिख दो सर। पहली प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनोजन। दूसरी प्रोटीन है एल्बुमिनस। कौन सी? एल्बुमिनस। और तीसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? तो 3 प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। आपसे पूछेगा इनके काम, क्या काम की है ये प्रोटीन? बताऊं? बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 1 नंबर प्रोटीन, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन। ये नाम फिर आएगा आगे भविष्य में। ये प्रोटीन क्या करती है? चोट लगने के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग जिसको कहते हैं, रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन, उस रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो आप कहोगे सर श्रीमान फाइब्रोनोजन। दूसरी प्रोटीन की बात करें तो दूसरी प्रोटीन है एल्बुमिनस। कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिनस। तो इसका काम क्या होता है पहले सुनिएगा। कि हमारे मूत्र का जो त्याग करते हैं, उस मूत्र का किडनी में प्रासरणी संतुलन बना रहता है। कि जितना ब्लड फिल्ट्रेट हुआ उसका 1% ही मूत्र के साथ निकलेगा। 180 लीटर पूरे दिन में किडनी है, वो ब्लड को प्योर करती है, फिल्ट्रेट करती है, लेकिन यूरिन निकलता है 1 से 1.5 लीटर। तो बाकी किधर गया? शरीर में चला गया। अब 99% शरीर में जाता है। सुनिएगा वापिस से कि एक दिन में 180 लीटर रक्त का हमारी जो किडनी है वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन, छानती है। और मूत्र का त्याग होता है 1 से 1.5 लीटर। मतलब 99% जो ब्लड छना था वो शरीर में ही रह गया। अब वो 99% ही रहना चाहिए, कम ज़्यादा न हो। इसको कहते हैं मूत्र का प्रासरणी संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ यूरिन। कौन बनाएगी? एल्बुमिन। याद रखोगे, ये कोई नहीं पूछेगा होता क्या है, ये सिर्फ समझ के लिए पड़ी। मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाने का कार्य है। कोई समस्या? बने फिर तीसरी में। ये लो जी तीसरी, ग्लोब्यूलिन। ये तो सर आपने पहली क्लास में ही बता दी थी हमें, इस पे क्यों आप वक्त खराब कर रहे हो? पर कुछ हैं जिन्होंने डेमो को डेमो के हिसाब से लगाया है, ये नहीं सोचा कि इसको नोट करना है। इस कोर्स को ले या न ले, लेकिन काम की चीज़ है तो नोट डाउन कर लेते हैं। ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, IG जिनको हमने बोला था, वहाँ पे G का मतलब क्या बताया था? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन बताया था ना।
तो मैं ये कह सकता हूं प्रतिरक्षी अणुओं के निर्माण में सहायक होती है या प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। कुछ भी लिख दो, याद रखना है बस, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है वो किस में सहायक होती है? प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। समझ में आई तीनों प्रोटीन? फाइब्रोनोजन ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में या रक्त स्कंदन में सहायक होती है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ यूरिन, मूत्र का प्रासन्नी संतुलन बनाने में सहायक होती है। ग्लोबुलिन है वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में एंटीबॉडीज का निर्माण करने में सहायक होती है, निर्माण करती है, या ओवरऑल मैं बात बोलूं प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। लास्ट बात इस प्लाज्मा की सुनिएगा। हमने अभी पढ़ा फाइब्रोनोजन प्रोटीन, पढ़ा ना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ब्लड में उपस्थित कोई भी कारक जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है उसको अपने कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, कि जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्कंदन कारक। तो आपसे पूछ ले रक्त की प्लाज्मा में कौन सा स्कंदन कारक, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है? फाइब्रोनोजन। कोई समस्या? क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्कंदन कारक क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आई बात? अब एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है? स्टार डालकर, यदि रक्त की प्लाज्मा में स्कंदन कारक, स्कंदन कारक का मतलब ये मत बोलना कि जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। स्कंदन कारक का मतलब है फाइब्रोनोजन, क्योंकि प्लाज्मा में तो यही है, अनुपस्थित है तो प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ये चीज जहन में रखना, ये चीज इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टार लगा लीजिए इस पे। ये हमारी प्लाज्मा ख़त्म होती है। इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। क्या है मामला? मामला ये है कि प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन जो पाई जाती है उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर, स्कंदन कारक भी बोलते हैं। अब यदि प्लाज्मा में ये नहीं हुए तो फिर प्लाज्मा नहीं रहेगी, इसको हम क्या कहेंगे? सीरम। आपसे पूछ ले सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है तो आप बता दोगे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर, स्कंदन कारक, फाइब्रोनोजन उपस्थित होता है, सीरम में स्कंदन कारक, फाइब्रोनोजन एब्सेंट होता है। स्कंदन कारक विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। स्कंदन कारक प्लाज्मा में कौन सा होता है? फाइब्रोनोजन। क्वेश्चन बता दिए। अब रिपीट कर दूं एक बार, लीजिए जी। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा आपको बताया कि पीत अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो से बनता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? पीला। रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाएगी? 55%। याद रखना बाकी जो 3 हैं उनमें और इन प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90 से 92% तो होगा जल और 6 से 8% होगी प्रोटीन। आपसे पूछे रक्त की प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है तो 6 से 8%। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की। पहले आपको बताया फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाने में, या मैं कह सकता हूँ ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है। दूसरी आपको बताई
एल्बुमिन मूत्र का प्रासरणी संतुलन बनाने में या ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ यूरिन में कौन सहायक होती है? एल्बुमिन। तीसरी आपको बताई ग्लोब्यूलिन, क्या काम करती है ये करती है प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिरक्षी अणुओं को निर्माण, यानी कि ये प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यूनिटी सिस्टम में सहायक होती है। लास्ट बात आपको क्या बताई कि साहब जो फाइब्रोनोजन है वो एक क्लोटिंग फैक्टर है, स्कंदन कारक है। क्यों है? क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, और जो भी कारक रक्त का थक्का बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्कंदन कारक। 18 होते हैं, प्लेटलेट्स में ज़्यादा होते हैं बाकी सारे, ठीक है, भविष्य में करेंगे इस पर चर्चा। अब यदि ये स्कंदन कारक प्लाज्मा में नहीं है, मतलब फाइब्रोनोजन नहीं है, तो फिर प्लाज्मा का नाम बदलकर इसको हम क्या बोल देंगे? सीरम। समझ में आई बात? बढ़े आगे, लीजिए जी अगला भाग। अगला भाग आपको बता दिया है पहले ही, संगठित पदार्थ। प्लाज्मा ने कितने % भाग बनाया था? 55%। बच गया कितना? 45%। तो 45% भाग ब्लड का कौन बनाएगा? संगठित पदार्थ। रक्त का 45% भाग है, वो कौन बनाएगा? संगठित पदार्थ। बना दिया, याद रखोगे। रक्त के दो ही भाग है, संगठित पदार्थ 45%, प्लाज्मा 55%। कोई समस्या नहीं। देखिए अब आगे। अब इसमें तीन चीजें होती है, दो क्या तीन। पहली आरबीसी। अब इसका नाम तो पूरा आप सभी को पता ही होगा, लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स, पता होगा ना इसका तो पूरा नाम। अब एक एक नाम आपको यहां पे ऐड करना है इसका। वो नाम कौन सा है? इस आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। हिंदी में कहते हैं रक्ताणु। डब्ल्यूबीसी अच्छे से लिखते हैं ताकि आपके समझ में भी अच्छे से आए। ये लो जी, ठीक है। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स जो है इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। पता चला तीनों के नाम। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। नाम याद रखोगे? याद रखना, बोलना ही मत, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर हमारी प्यारी सी आरबीसी, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर फैक्ट ही है, उन फैक्ट के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आरबीसी, लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। अब इरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिका है, वो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। और इसके लाल रंग का कारण आपसे पूछ ले तो आप सभी को पता ही है, हीमोग्लोबिन। जिसके साथ में कौन जुड़ा होता है? फेरस, लोहा, या इसको आयरन भी बोलते हैं, Fe। ये क्या है? प्रोटीन है एक, ठीक है। अच्छे से नहीं लिखा है।
तो पहली बात, आरबीसी के लाल रंग के पीछे की कहानी। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी प्रोटीन के कारण होता है तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन। कौन से रासायनिक तत्व के कारण होता है तो आप बोलोगे फेरस, आयरन या लोहा। प्रोटीन पूछे तो हीमोग्लोबिन और रासायनिक तत्व पूछे तो फेरस, आयरन या लोहा। क्लियर है बात? बढ़ूं आगे। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के, जो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, कि 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा याद रखना है, एनसीईआरटी की वैल्यू है कितनी? 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम, ये फैक्ट है। अब बात आती है इसके निर्माण की। किसकी बात आती है? निर्माण की। निर्माण इसका 2 स्थानों पे होता है। एक तो आपने पढ़ा ही होगा, लाल अस्थि मज्जा, जो कि हड्डियों पे होता है, और एक आपने पढ़ा होगा लीवर, यकृत। अब इसके पीछे की कहानी बात करते हैं। जब बच्चा मां के पेट में होता है, 1 महीने के बच्चे में हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें रक्त का निर्माण हो जाता है। लेकिन 1 महीने के गर्भ में हड्डियां नहीं पाई जाती। उस दौरान उस गर्भ के बच्चे में या भ्रूण में जो आरबीसी होगी उसका निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। और जन्म के बाद जब बच्चे में हड्डियां विकसित हो जाती है, उस दौरान लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कोशिका, एरिथ्रोसाइट, रक्ताणु का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पे याद रखना, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, और यहां पर बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। लो जी, पहले कर दिया। उसके बाद में आती है इसका जीवन काल, जो कि आप सभी को पता ही है, रटने वाली चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा भी नहीं। 120 दिन। इतनी बातें समझ में, ये फैक्चुअल बातें हैं दोनों तीनों, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, बस लाल रंग के पीछे की कहानी याद रखना। लाल रंग आपसे पूछ ले कि किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ फेरस, आयरन या लोहा जुड़ने के कारण। अब अगली बात, आरबीसी की ही बात कर रहे हैं, लिख देता हूं यहां पे ऊपर ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे, 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। याद होना न होना बात की बात है। अब बात आती है नष्ट कहां होती है। तो आप सभी ने, जैसा कि संख्या, कार्य और एक नोट, आ जाओ। अब नष्ट, सिप्लिन में, प्लीहा में। संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³। कार्य, गैसों का परिवहन। ठीक है, रटी रटाई लाइन पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? बताता हूं। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लिख लेना इस बात को, लेकिन ऊंट व लामा में पाया जाता है। पहली बात तो ये गलत है, ऊंट और लामा ही। लामा ऊंट होता है, न कि ऊंट और लामा। आपने ऊंट देखा होगा, उस पर कुबड़ होता है, उसे कहते हैं ऊंट। और जिस ऊंट पर कुबड़ ना हो उसको कहते हैं लामा ऊंट। ठीक है, तो ऊंट और लामा अलग है, ये आपकी भ्रांति है।
लामा ऊंट एक ही जंतु है। आवर्त बीजी पादपों के फ्लोएम में उपस्थित चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये दोनों बातें यहां पे नहीं लिखवा रहा। क्यों नहीं लिखवा रहा? क्योंकि ये बातें हम जब कोशिका पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी, आपको बता दी है, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बात आती है यहां पे कि आरबीसी ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसमें केंद्रक नहीं रहने दिया। कि आरबीसी ने ऐसा क्या किया था कि केंद्र अनुपस्थित हो गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो इसके पीछे का कारण आपको पता ही होगा। सर कैसी मजाक करे हो, हमें इतना पता होता तो आपको पैसे देते क्या? यही बात है, क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी में इससे पहले हमने पढ़ा है क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तभी तो गैसों का परिवहन होता है श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन CO2 का। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन है तो केंद्रक कभी नहीं हो सकता। वही बात है, एक के साथ दो कभी नहीं रह सकते, वही यहां पे है। आरबीसी दो के साथ अफेयर नहीं चला सकती, एक ही के साथ, या तो हीमोग्लोबिन या केंद्रक, एक को चुनाव करना है तो आरबीसी हीमोग्लोबिन का चुनाव करती है। अगर केंद्रक होता आरबीसी में तो आरबीसी में कभी भी हीमोग्लोबिन आ ही नहीं पाती। अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन आरबीसी में समाहित हो सके, इसलिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब एक तो ये बात हुई, इसको नोट डाउन कर लेना आप, आगे भविष्य में फिर बताऊंगा, ठीक है? ऐसी चीजें चलती रहेगी, ऐसा क्यों हुआ। अब एक बात ये वाली, ये मेरे को बहुत ही बुरी लगती है कि जब आप आरबीसी की मृत्यु बोलते हो कि प्लिया में होती है, और आरबीसी के मृत्यु होने के कारण इस प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बहुत ही अवैज्ञानिक बात है ये, ठीक है? गलत है, मैं आप खुद कह दो कि हाँ सर गलत है। कैसे गलत है? दूसरी पीपीटी पे बताता हूं। देखो दोस्तों, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद में, ये किस में है? ये ब्लड में है, रक्त में है। 120 दिन के बाद में ये आरबीसी कहां आती है? प्लीहा में। कहां पहुंची? प्लीहा में। प्लीहा में क्या होगा? इस आरबीसी से हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो गया? अलग। कौन? हीमोग्लोबिन। अब इस आरबीसी को हम कहते हैं मैट हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? मैट हीमोग्लोबिन। मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है? वह आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। अब ये मैट हीमोग्लोबिन चली जाती है कहां पर? आपके लीवर में। कहां चली गई? लीवर में। और लीवर में जाकर ये क्या बना लेती है? बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक, जिनके बारे में आपको पता होगा, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। सुना होगा नाम तो। अब मेरे को एक बात बताओ आप, आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग होकर आरबीसी कहां आई? प्लीहा में। प्लीहा में इस आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ था। 120 दिन के बाद में कहां पर आ गई? प्लीहा में। यहां पे क्या हुआ? इस आरबीसी से क्या अलग हो गया? हीमोग्लोबिन। अब इसी आरबीसी से जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसने किसका निर्माण कर दिया? पित्त वर्णक का। तो एक बात बताओ, ये मरी है क्या? मरी नहीं है, इसने रूप बदला है। केवल क्या बदला है? रूप। आरबीसी अजर है, अमर है। आप बोलते हो ना कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में तो दफनाया जाता है। दफनाया है क्या इसको? मरी है ये? नहीं मरी, इसने रूप बदला है भाई। कि 120 दिन के बाद में क्या होगा? आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और जिस आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा वो कहां चली जाएगी? लीवर में। और वहां जाकर ये क्या बना लेगी? पित्त वर्णक।
ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आसमान से नहीं टपके हैं, शरीर में कोई खुदा डाल के नहीं गया इनको। ये लो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये कहां से बने हैं? ये उस आरबीसी से बने हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। समझ में आई बात? आ गई होगी। तो आरबीसी कभी नहीं मरती, हमेशा जीवित है, हमेशा अजर है, अमर है, रहेगी भी। आप बोलते हो जहां पे किताब में लिखा है, जो बोल रहा है आरबीसी का कब्रिस्तान, उसे सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों है। किताब को काट देना है। आरबीसी का कब्रिस्तान नहीं है, आरबीसी का बुच्चड़ खाना है, क्योंकि यहां पर आरबीसी की कटाई होती है। समय का अभाव है, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकते, वरना बहुत लंबी चली जाएगी क्लास। जब अपने WBC और प्लेटलेट्स को पढ़ने लगेंगे तो नोट्स मत बनाना अभी इसके वापस से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये सिर्फ डेमो है, इसको डेमो के हिसाब से समझिएगा। इस मैट हीमोग्लोबिन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट। मैट हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे शरीर में बनता रहता है, शरीर में बनता रहता है। 3 कंडीशन में बनता है। कितने कंडीशन में? 3। आरबीसी से थोड़ा सा हट चुका हूं मैं। अगर हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़े? नाइट्रेट। दूसरा, आरबीसी से क्या अलग हो? हीमोग्लोबिन। और तीसरा, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़े? कार्बन मोनोऑक्साइड। तीनों स्थितियों में किसका निर्माण होगा? मैट हीमोग्लोबिन का। मैट हीमोग्लोबिन की सांद्रता मापते हैं ऑक्सीमीटर के द्वारा। अब यदि हमारे शरीर में इसकी सांद्रता 1% से अधिक हो गई तो अपने को एक रोग होगा जिसे हम कहते हैं मैट हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? मैट हीमोग्लोबिन। और इस मैट हीमोग्लोबिन में 2 कैरेक्टर प्रतीत होते हैं। एक तो साइनोसिस और एक हाइपोक्सिया। ये क्या होता है इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर आता हूं। पिछले लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इन दोनों कैरेक्टर को समझिएगा। साइनोसिस में क्या होता है कि रक्त का जो रंग है वो नीला या सलेटी हो जाता है। क्या किसको कहते हैं साइनोसिस? जिसमें रक्त का रंग बदल जाए, रक्त सलेटी। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है हमारे ऊतक में ऑक्सीजन की कमी। इसको क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। कोविड में आपने सुना होगा ये लक्षण प्रतीत हो रहा था पेशेंट में। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया? नाइट्रेट। तो ये दोनों कैरेक्टर तो होंगे, साइनोसिस और हाइपोक्सिया। तो जो बच्चा होता है वो नीले रंग का हो जाता है, सलेटी रंग का हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो यही है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो क्या बनेगा? मैट हीमोग्लोबिन। और जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी शरीर में तो ये 2 लक्षण प्रतीत होंगे, साइनोसिस और हाइपोक्सिया। जब ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऊतक मरने लगेंगे और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर अगर कोई मरता है तो उसका शरीर देख लेना, या तो नीला होगा या सलेटी पड़ जाएगा। अब जो नौजवान मेरे दोस्त बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उनके होठों का रंग आपने देखा होगा। आपको तो वो काला लगता है, लेकिन काला नहीं होता, वो सलेटी होता है। किसके कारण? इस साइनोसिस के कारण। क्यों? इस चीज के कारण मैट हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई है। तो समझ में आया मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया आपको ऐसे ही मैंने। तो हमने आज
ब्लड के बारे में जो बातें पढ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, आगे फिर आएगा हालांकि ये, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ा है। समय का थोड़ा सा अभाव है, वरना आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी करवा देता, लेकिन डेमो है तो आप 40-45 मिनट की क्लास इनफ रहेगी आपके लिए। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का आनंद हम आगे की क्लास में लेंगे, और उनमें भी बहुत सारी बातें हैं जो किताबों में गलत लिखी होती है, उनको भी हम सही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी आपके डाउट आ रहा है आप पूछिए, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप मेन बात क्या है दोस्तों कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हमें 2100 रुपये दे रहे हो, कल को हम अच्छा नहीं पढ़ाए आपके 2100 रुपये डूब गए। 2100 रुपये बहुत छोटी सी रकम होती है। मेन बात क्या है, आप अपने बेशकीमती 6 महीने हमें दोगे, वो कि जो कि आने वाले ये 6 महीने आपके जीवन में वापस कभी नहीं आएंगे। और ये प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है वो फिर 2 साल या 3 साल बाद आएगी, जब तक आपका ये टॉप फ्लोर भी आज जो है वैसा नहीं रहेगा। तो आपको पूर्ण विश्वास हम पे बनता है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसीलिए हमने 4 दिन की डेमो रखी कि किसी भी विद्यार्थी के किसी भी प्रकार का हल्का सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे 6 महीने अपने 6 महीने दे रहा है, ठीक है। तो पूर्ण विश्वास के साथ जुड़िए। नोट्स का आपको बता दिया, अभी आपको लग रहा है कि बनाना है तो बना लीजिए, बाकी वापस से लगभग रिपीट होगा, जो नहीं होगा उसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट हो रहा हो, इंग्लिश मीडियम वालों की ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का सेपरेट कोई भी बैच नहीं लेता, तो उनके लिए हम इतनी सुविधा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उनमें जो टर्म्स आ रही है उनको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जो नोट्स और जो सीटें मिलेगी वो हिंदी मीडियम में ही होगी, क्योंकि टीचर खुद बना रहा है नोट्स, टीचर खुद बना रहा है क्वेश्चन, तो बाइलिंगुअल बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसके लिए, क्योंकि आप मान के चलो 100 क्वेश्चन बनते हैं 4-5 घंटों में, और जब इंग्लिश में भी बनाना है तो डबल हो जाएगा उसका मामला। इतना समय टीचर के पास भी बहुत मुश्किल से होता है। तो कुछ नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत